I am Dr. Sudhir Tyagi. I am a senior consultant neurosurgeon and coordinator of Department of Neurosurgery, Apollo Hospital, New Delhi. I have different kind of patient I am getting in my practice, like epilepsy patient, brain tumor patients, brain hemorrhage patients, patient with aneurysm bleed, AV malformation, different kind of spinal cases, and epilepsy patient is quite prevalent in my practice. जहाँ तक एपिलेप्सी का सवाल है, एपिलेप्सी को आम भाषा में लोग मिर्गी कहते हैं, और मिर्गी जो होती है अगर उसको डिफाइन किया जाए तो उसका तरीका ये है कि एबनॉर्मल प्रोक्सिमल डिस्चार्जेस होते हैं ब्रेन से, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, और इट काइंड ऑफ एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ द सेल्स, जिसमें कि अचानक जो है ब्रेन जो है सुन्न हो जाता है, आदमी को पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, हाथ पैर में झटके आते हैं और बेहोश हो जाता है। मिर्गी कई तरह की हो सकती है। एक हम लोग जो डिफाइन करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, दो तरह में ब्रॉडली उनको क्लासीफाई करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी एपिलेप्सी वो होती है जिसमें कि कोई कारण हम लोगों को यूजुअली नहीं मिलता, और यूजुअली ये होता तब है, स्पेशली बच्चों में, जिसमें कि जन्म से या जन्म के समय कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनकी वजह से या तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, या कोई ब्लड नहीं पहुंच पाता टाइम से, या कई बार डेवलपमेंटल एनोमेली हो जाती हैं ड्यूरिंग जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो इनको हम प्राइमरी एपिलेप्सी में रखते हैं। और जो सेकेंडरी एपिलेप्सी है वो है जिनमें कोई कारण हमको मिलता है ब्रेन के अंदर, जैसे कि कोई एवी मैलफॉर्मेशन मिल गया, डेवलपमेंटल एनोमेली, या किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है उसके, या किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ उसके बाद एपिलेप्सी हो गई, या किसी को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जैसे पेट के कीड़े का अंडा है वो ब्रेन में पहुंच गया, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी, या कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे टीबी का इन्फेक्शन, ये सेकेंडरी एपिलेप्सी में आते हैं। तो प्राइमरी एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट यूजुअली मेडिकल प्लस रिमूव द कॉज, दो पार्ट में होता है। जहाँ तक धारणाएं हैं कुछ मिर्गी के बारे में, जो गलत धारणाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आदमी को भूत प्रेत चिपट गया, कोई कहेगा कि नहीं कुछ और ही बीमारी है इनको, तो ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये गलत बातें हैं। मिर्गी या एपिलेप्सी अपने आप में एक बीमारी है जिसको मेडिकली ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी पेशेंट को ऐसा देखें, लोग ऐसी बातें करते देखें, तो उनको समझाएं कि मिर्गी एक बीमारी है और इसका डायग्नोसिस बनना चाहिए, इसके प्रॉपर वर्कअप होता है, एमआरआई ब्रेन करना, एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना, प्रॉपर वर्कअप होकर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा या सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, ये न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आज की तारीख में बहुत अच्छा अवेलेबल है एपिलेप्सी का। डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हैं जो डिफरेंट टाइप के एपिलेप्सी में दी जाती हैं। ये न्यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं किस एपिलेप्सी में किस दवा को देने से मरीज को फ़ायदा होगा। जैसे कि जनरलाइज एपिलेप्सी है जिसमें कि पूरा बेहोश हो जाता है मरीज, उसमें कुछ खास दवाई दी जाती है। कुछ ऐसी एपिलेप्सी या मिर्गी हैं जिनमें कि एक पार्ट ही बॉडी का जो अफेक्ट हो रहा है उसमें अलग तरह की कुछ दवाई दी जाती है। कई बार इनके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, और यूजुअली ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है। जब कोई कॉज मिल जाता है जैसे सेकेंडरी एपिलेप्सी, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की दवाई साथ में लगानी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, जिससे कि वो कॉज खत्म हो जाए और एपिलेप्सी हमेशा के लिए ठीक हो जाए। करीब 80% जो मिर्गी के दौरे हैं और एपिलेप्सी हैं मिर्गी जो है, उनको आप मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। अबाउट 20% पेशेंट्स में ये होता है कि कोई भी दवाई दें, कॉम्बिनेशन बनाएं, कई साल हो जाते हैं, उसके बाद भी पूरी तरह से हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। यही वो पेशेंट होते हैं जो हम लोग ऑपरेशन के लिए इनको सजेशन देते हैं कि इन पेशेंट में अब ऑपरेशन के लिए हमें सोचना चाहिए। जब न्यूरोसर्जरी की बात आती है, ऑपरेशन की बात आती है मिर्गी के अंदर, तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि वीडियो ईजी करना पड़ता है, साथ में उसके एक एमआरआई करना पड़ता है और स्पेक्ट स्कैनिंग करनी पड़ती है, ये देखने के लिए किस पार्ट से ये एपिलेप्सी बन के आ रही है ब्रेन। उसी पार्ट को हम लोग फिर ऑपरेशन करके रिमूव करते हैं सेफली। इस तरह से रिमूव किया जाता है जिससे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जो है, जो सेल्स हैं, उनको खराब ना किया जाए। जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, जो एबनॉर्मल फायरिंग कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस कर रही हैं, सिर्फ उनको निकाला जाए। ये एपिलेप्सी सर्जरी है। जो इसमें हम नियम फॉलो करते हैं एपिलेप्सी सर्जरी में, वो ये नियम फॉलो करते हैं कि मरीज को कम से कम लगातार 2 साल तक हर महीने 2 दौरे आ रहे हों, जबकि वो कम से कम 2 दवाइयाँ खा रहा हो। तो हम इसको रूल ऑफ 2 कहते हैं। नंबर 2 का नियम, 2 साल 2 दौरे हर महीने, और कम से कम 2 दवाई वो 2 साल से जरूर खा रहा हो। अगर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं है, तभी हम इन मरीजों को ऑपरेशन के लिए लेते हैं। बच्चों में जो मिर्गी के दौरे होते हैं, उनमें खास तौर से सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इनको मरीज को के बारे में, मान लो स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल टीचर को, प्रिंसिपल को उसके बारे में बताना चाहिए कि हमारे बच्चे को ये परेशानी कभी कभी होती है और उसकी ये दवाइयाँ चल रही हैं।
उससे क्या होता है कि जो भी मेडिकल एड वहाँ पे अवेलेबल है उसको आसानी से बच्चे को उस टाइम पे अवेलेबल कराया जा सकता है। अगर किसी कारण से बच्चे को कभी कोई दौरा पड़ जाता है, सबसे पहला तरीका ये होता है बच्चे को साइड टर्न करके लेटाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जीभ पीछे की तरफ ना जाए, उसका मुंह खुला रहे, जिससे कि एयरवे अगर मेंटेन रहेगा तो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर पहुंचेगी और कोई डैमेज होने का चांस नहीं रहेगा मिर्गी के दौरे के दौरान। ऐसा अगर आप पहले से बता के रखेंगे तो कोई भी बच्चा, स्कूल के बच्चे भी और टीचर भी इस चीज़ को कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जो भी बच्चों को ये दौरा पड़ता है उनको कभी भी अननेसेसरी लॉन्ग गैप ऑफ मील्स में नहीं होने चाहिए। खाना टाइम पे उनको मिलना चाहिए, जैसे कि बच्चा बिना ब्रेकफास्ट के घर से ना निकले, बच्चा टाइम पे अपना लंच ले और टाइम पे अपना आफ्टरनून में कुछ खाए और डिनर करे पर टाइम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ना करने से शुगर लेवल बच्चे का डाउन हो जाता है और बच्चे का ब्रेन इरिटेबल हो जाता है और मिर्गी आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, बच्चे की नींद पूरी होनी चाहिए। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी है किसी भी मिर्गी के दौरे के पेशेंट के लिए। अगर आप उसको प्रॉपर स्लीप देंगे तो ब्रेन शांत रहेगा। अगर उसको नींद पूरी नहीं होगी, अननेसेसरी जागेगा, तो इन चीज़ों से एपिलेप्सी बार बार आने का चांस बढ़ जाता है। एक चीज़ खास तौर से जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है वो वीडियो गेम्स और टीवी। वीडियो गेम्स और टीवी जितना अवॉइड हो सके अवॉइड करना चाहिए। और टीनेजर्स के लिए खास तौर से जो स्कूटी चलाना, बाइक चलाना, मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए और स्विमिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए जब तक कि डॉक्टर ये ना कह दे कि इनकी एपिलेप्सी अब क्योर हो गई है। एक मैसेज में एक आम पब्लिक को इसके बारे में देना चाहूँगा कि एपिलेप्सी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है और इसको कभी भी ये ना समझे कि जिसको एपिलेप्सी हो गई है वो कोई अजीब किस्म का आदमी है। एपिलेप्सी एक ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसको आप अगर ठीक डॉक्टर को दिखाएं, उसका ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट करें तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। 80% ऑफ पेशेंट्स तो मेडिकल ट्रीटमेंट से अपने आप ही धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। बचे हुए में केसेस में हमको कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है। खास बात यह है कि जैसा कि लोग समझते हैं कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है या वो लाइफ में, सोशल लाइफ में या अपने कैरियर में अच्छा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाता है तो कैरियर में एक नॉर्मल आदमी की तरह वो आगे बढ़ते हैं और उनकी सोशल लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल होती है। एक और चीज़, कुछ लोग समझते हैं कि एपिलेप्सी जिसको है उसके बच्चे को भी एपिलेप्सी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको एपिलेप्सी उसके बच्चे को भी एपिलेप्सी हो। एंड फाइनली आई वांट टू से कि वट एवर आई टोल्ड यू, जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये मैं समझता हूँ आपके काम आएगी और आप इसको स्प्रेड करेंगे आम पब्लिक में। और इसकी वजह से जितने भी लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं, मिर्गी से सफ़र करते हैं, उनको कहीं ना कहीं आप फ़ायदा पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।